एक आदमी अचानक नोटिस करता है कि उनकी बोट समुद्र की सरफेस पर नहीं चल रही है, बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही है। उसके पैरों के नीचे एक कई मंजिला स्काई स्क्रेपर की छत साफ दिखाई दे रही होती है और उसी पल समुद्र किनारे मौजूद सारी जिंदगी एक झटके में खत्म हो जाती है। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक नई फिल्म एंड ऑफ डिजास्टर क्रॉनिकल की कहानी में, जहाँ हम मेन कैरेक्टर्स के साथ एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहाँ हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। इस डिजास्टर की शुरुआत 5 साल पहले होती है, जब 2 विशाल कॉमेट्स सीधे पृथ्वी से टकराते हैं। ये इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि धरती का बड़ा हिस्सा आग में जल उठता है। शॉक वेव्स पूरी दुनिया में फैल जाती हैं और कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। 5 साल बाद भी हालात बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। स्पेस में अब भी कॉमेट फ्रैगमेंट्स घूम रहे हैं जो किसी भी समय धरती से टकरा सकते हैं। रेडिएशन इतना खतरनाक है कि सिर्फ 3 मिनट में एक इंसान की जान ले सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ जगहें अब भी हरी भरी हैं, जैसे वहाँ कभी कोई डिजास्टर हुआ ही नहीं। इन्हीं सेफ जोन्स को ढूंढना अब सर्वाइवर्स की आखिरी उम्मीद बन चुका है। कहानी के मेन कैरेक्टर जॉन अपनी वाइफ एना और बेटे नेथन के साथ एक बंकर में रह रहा है। बाहर की दुनिया लगातार और डेंजरस होती जा रही है। अर्थक्वेक्स बढ़ रहे हैं और वॉल्केनोज कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। बंकर में मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ये जगह ज्यादा समय तक सेफ नहीं रह सकती। एक दिन जॉन प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर जाता है। वेस्टलैंड को पार करने के बाद उसे समुद्र का किनारा दिखाई देता है। वहाँ कुछ लाइफ बोट्स खड़ी होती हैं और दूर समुद्र में एक पुरानी जंग लगी डिस्ट्रॉयर शिप तैरती नजर आती है। जॉन उस शिप के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई सर्वाइवर नहीं मिलता। सिर्फ कुछ जली हुई बॉडीज पड़ी होती हैं। तभी उसे एक डायरी में दबा हुआ एक पर्पल फ्लावर मिलता है। 5 साल में पहली बार उसने कोई फ्लावर देखा होता है। वो सोचता है कि ये अपनी वाइफ को देगा। अचानक उसके ईयरपीस में वार्निंग आती है कि एक रेडिएशन स्टॉर्म 1 मिनट में आने वाला है। जॉन तुरंत शिप से बाहर निकलकर भागता है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक काली स्टॉर्म वॉल उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, जिसके अंदर लाइटनिंग लगातार गिर रही है। जॉन पूरी ताकत से बंकर की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो गेट तक पहुंचता है, ठीक उसी समय एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। वो कूद कर अंदर पहुंच जाता है और गेट तुरंत बंद कर दिया जाता है। अंदर आने के बाद जॉन अपनी वाइफ एना को वो पर्पल फ्लावर देता है। एना की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। उनका बेटा नेथन ये देखकर कहता है कि वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहता है, लेकिन जॉन उसे सख्ती से मना कर देता है। उसी समय बंकर में एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ बाहर के सर्वाइवर्स को अंदर लेने पर डिस्कशन हो रहा होता है। तभी अचानक सभी स्क्रीन्स ग्लिच होने लगती हैं और पूरा बंकर जोर से हिलने लगता है। ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं होता, बल्कि जमीन फट जाती है और बंकर के बाहर एक विशाल क्रैक बन जाता है। चारों तरफ पैनिक फैल जाता है। जॉन तुरंत अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट पर भीड़ जमा हो चुकी होती है। जॉन एक दूसरा रास्ता चुनता है और किसी तरह समुद्र किनारे पहुंच जाता है। वहाँ लोग सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। कुछ लोग एक आदमी को पानी में दबाकर उसका मास्क छीन रहे होते हैं। जॉन और एना उसे बचाते हैं, लेकिन इसी दौरान जॉन का खुद का मास्क छिन जाता है। वो बिना समय गवाए अपनी फैमिली के साथ एक बोट की तरफ दौड़ता है और किसी तरह अंदर चढ़ जाता है। बोट का हैच बंद कर दिया जाता है, जबकि कई लोग बाहर ही रह जाते हैं। तभी समुद्र में एक विशाल सुनामी उठती है, जो किनारे पर मौजूद सभी लोगों को एक ही पल में निगल जाती है। बोट बुरी तरह हिलती है, लेकिन कुछ समय बाद स्टेबल हो जाती है। अब जॉन फैसला करता है कि उन्हें लंदन की तरफ जाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे 1 हफ्ते में वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होने वाली। आगे चलते हुए बोट का इंजन फेल हो जाता है, जिसे जॉन किसी तरह रिपेयर करता है। रात में जब वे आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टार्स गायब हो चुके हैं और उनकी जगह स्पेस डेब्रिस की एक अजीब लेयर दिखाई दे रही है। कुछ दिनों बाद वे लैंड पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि लिवरपूल पूरी तरह अबैंडन हो चुका है। वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो रेडिएशन की वजह से बदल चुके हैं। लंदन के पास पहुंचने पर उन्हें एक हाई सिक्योरिटी वॉल दिखाई देती है, जहां सोल्जर्स तैनात हैं। अंदर जाने की परमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनके पास स्पेशल क्लियरेंस है। एना अपना आईडी दिखाती है, लेकिन जॉन के दोस्त का पास गायब हो जाता है, जिससे सिचुएशन बिगड़ जाती है और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता है। उसी समय एक और रेडिएशन स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लोग पैनिक में भागने लगते हैं। जॉन अपने परिवार को लेकर भागता है और एक कार को रोकता है। ड्राइवर उन्हें लंदन ले जाने के बदले जॉन की वॉच मांगता है। जॉन बिना सोचे अपनी वॉच दे देता है और वे कार में बैठ जाते हैं। लेकिन जॉन और उसके साथियों को ये नहीं पता था कि असली खतरा अभी उनका इंतजार कर रहा है। कार तेजी से लंदन की तरफ बढ़ रही होती है। आधा सफर तय करने के बाद ड्राइवर गाड़ी को सड़क किनारे रोकता है और कहता है कि सभी लोग थोड़ा बाहर आकर फ्रेश हो लें। जॉन चेरिल को लेकर कार से नीचे उतरता है, लेकिन बाहर ज्यादा देर नहीं बीतती कि उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। तभी आसमान से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जॉन इंस्टिंक्टिवली जमीन को छूकर महसूस करता है। अपने पिछले अनुभव से वह समझ जाता है कि यह कोई रेडिएशन स्टॉर्म नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा खतरा है। वह तुरंत आसमान की तरफ देखता है और देखता है कि दूर आसमान में काउंटलेस फायरबॉल्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। सभी लोग तुरंत आसपास कवर ढूंढने लगते हैं। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर
एक दूसरे को कस कर पकड़ लेते हैं। अचानक तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। जलते हुए पत्थर मीटियर्स की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं। हर इम्पैक्ट के साथ जोरदार ब्लास्ट और धूल का गुबार उठता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। किस्मत से इस बार कोई भी घायल नहीं होता। हालात सामान्य होते ही वे मलबे में से कुछ काम की चीजें उठाते हैं और फिर से लंदन की तरफ निकल पड़ते हैं। जल्द ही वे अन्ना की माँ के घर पहुँचते हैं। कई सालों बाद अपनी बेटी, दामाद और पोते को देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये जगह बाकी जगहों के मुकाबले काफी सिक्योर होती है। पानी और बिजली भले ही नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी तरह यहाँ सर्वाइवल पॉसिबल बना रखा है। जॉन और उसकी फैमिली को काफी समय बाद थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन जब अन्ना आराम कर रही होती है, उसे वॉशरूम से तेज खांसी की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाती है और देखती है कि सिंक में खून पड़ा है। जॉन समझ जाता है कि अब सच छुप नहीं सकता। वह बताता है कि बंकर में डॉक्टर ने पहले ही कहा था, अगर खून की खांसी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ 6 से 8 हफ्ते का समय बचा है। अन्ना ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। इस खतरनाक दुनिया में जीते हुए भी अपने ही पति के पास इतना कम समय बचा है, ये सच वह स्वीकार नहीं कर पाती। कुछ देर बाद जॉन उसे समझाता है कि वे यहाँ रुक नहीं सकते। उसे जल्द से जल्द उस सेफ प्लेस को ढूंढना होगा ताकि उसकी फैमिली सुरक्षित रह सके। अगले दिन वे अन्ना की माँ से विदा लेते हैं। जाने से पहले वह जॉन को एक पिस्टल देती हैं और कहती हैं कि वह उनकी बेटी और पोते का ध्यान रखे। इसके बाद वे फिर से सफर पर निकल जाते हैं। शुरुआत में रास्ता शांत होता है, लेकिन रात होते ही अचानक हमला हो जाता है। कुछ आर्म्ड लोग उनकी कार को घेर लेते हैं और चिल्लाते हैं कि गाड़ी छोड़ दो। जॉन तुरंत कार से उतरकर जवाबी हमला करता है। उसके पास पिस्टल होने की वजह से वह एक अटैकर को मार गिराता है, लेकिन दूसरा अटैकर सतर्क हो जाता है। जॉन जैसे ही फायरिंग करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं। हालात और खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। आगे उन्हें एक खतरनाक हैंगिंग ब्रिज पार करना होता है। तेज हवा चल रही होती है और ब्रिज बुरी तरह हिल रहा होता है। जॉन अपने बेटे नेथन को समझाता है कि नीचे मत देखना। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और वे लगभग गिर ही जाते हैं। कुछ सेकंड बाद हवा शांत होती है और वे किसी तरह ब्रिज पार कर लेते हैं, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी होती है। आगे एक और ज्यादा खतरनाक लैडर होता है जिसे क्रॉल करके पार करना पड़ता है। जॉन अपनी फैमिली को पहले जाने देता है और खुद पीछे रहता है। जैसे ही वे बीच में पहुंचते हैं, अचानक जोरदार अर्थक्वेक आता है। लैडर हिलने लगता है और पास वाला लैडर टूटने लगता है। एक आदमी घबराकर दूसरे को धक्का दे देता है और वह नीचे गिर जाता है। स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। जॉन तुरंत रिएक्ट करता है और अपने बेटे को पकड़ लेता है। अन्ना की मदद से वे किसी तरह आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं, पीछे का पूरा ब्रिज टूटकर गिर जाता है। काफी देर तक चलते रहने के बाद भी उन्हें वह सेफ प्लेस नहीं मिलता। चारों तरफ सिर्फ जली हुई जमीन और बर्बादी दिखाई देती है। तभी उनके सामने एक आर्म्ड आदमी आता है। जॉन सतर्क हो जाता है, लेकिन वह आदमी अपनी जेब से एक फोटो निकाल कर देता है। वह बताता है कि यही उनका पास है। इसे चेक पॉइंट पर दिखाने से वे सुरक्षित अंदर जा सकते हैं। फिर वह जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी बेटी कैमिल को भी अपने साथ ले जाए। अन्ना तुरंत मान जाती है और वे कैमिल को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन की हालत अब और खराब होती जा रही होती है। उसकी खांसी बढ़ती जा रही है। कुछ समय बाद वे आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी आर्म सोल्जर्स का एक ग्रुप उन्हें घेर लेता है। सैनिक बताते हैं कि ये इलाका माइन से भरा हुआ है और यहाँ तक जिंदा पहुँचना ही बड़ी बात है। कैमिल उन्हें फ्रेंच में समझाती है, जिसके बाद सैनिक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के समय सैनिक उन्हें एक डेंजरस वॉर जोन से निकालने में मदद करते हैं। चारों तरफ फायरिंग हो रही होती है, एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं और हर पल मौत उनके करीब होती है। किसी तरह वे इस इलाके को पार कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें पता चलता है कि जिस ऑफिसर को ढूंढ रहे थे वह मारा जा चुका है। मजबूरी में जॉन एक दूसरे कमांडर से मदद मांगता है। उसकी हालत देखकर कमांडर को उस पर तरस आ जाता है और वह उन्हें एक बस की तरफ इशारा करता है जो वोल्केनो क्रेटर तक जाती है। जॉन अब सिर्फ यही चाहता है कि अपने आखिरी समय में वो अपनी फैमिली को एक सुरक्षित जगह पहुंचा दे। वे बस में बैठकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एक्सप्लोजन होता है। कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। गार्ड मौके पर ही मारा जाता है और बाकी लुटेरे सभी को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। जॉन धीरे से अन्ना से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वो नेथन को सुरक्षित जगह तक जरूर ले जाए। कार के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ लोग मिलकर एक अटैकर को काबू कर लेते हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ देर बाद जॉन बाहर आता है। अन्ना उसे देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जॉन के पेट में गोली लगी है। खून लगातार बह रहा होता है। जॉन दर्द सहते हुए कहता है कि वो अभी चल सकता है। अन्ना तुरंत गाड़ी चलाती है और वे वोल्केनो की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूरी के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। उनके सामने एक साफ चमकता हुआ लेक होता है, जो ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में कभी कोई डिजास्टर हुआ ही नहीं। चारों के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी जॉन अब और खड़ा नहीं रह पाता। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है।